नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश की इकोनॉमी पर तमाम तरह की डींगे भरी जा रही हैं, पर ऐसा था तो विदेशी निवेशकों के लिए कैपिटल गेन टैक्स क्यों खत्म किया गया? क्या रुपया की लानत मलानत हो रही है और आगे भी होती रहेगी? इसीलिए विदेशी निवेशकों को ढेरों प्रलोभन दिए गए हैं। विदेशी निवेशकों ने एक साल में 2.6 लाख करोड़ की घरेलू शेयर बाजार में निकासी की है। वैश्विक संकट में जीडीपी की रफ्तार 7.7 कैसे? यह अर्थशास्त्रियों छोड़िए, आम आदमी के गले से नहीं उतर रहा है। क्या कोई खेल हो रहा है या खेल हो गया है? इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। साथ होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रशांत रस्तोगी जी। रस्तोगी जी, नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। कैपिटल गेन टैक्स खत्म कर दिया गया है जी। वेलकम सर जी। हाँ, बोलिए सर। कैपिटल गेन टैक्स खत्म कर दिया गया है। अब बहुत सारी बातें कही जा रही हैं इसके पीछे का। अगर इसके पीछे का तमाम अगर विश्लेषण करेंगे तो आकलन करेंगे तो उसमें यह कहा जा रहा है कि साहब रुपया हमारा बहुत कमजोर था, इसलिए हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को थोड़ी राहत देनी थी ताकि वो हमारे यहां आए, निवेश करें, क्योंकि उनका रुख दक्षिण कोरिया की तरफ, सिंगापुर की तरफ, जापान की तरफ ज्यादा होने लगा था। क्या उसको काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरह की रियायत दी है क्या? राजेश जी, पहले मैं आपके इस मुद्दे का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा इकोनॉमी के बैरोमीटर पे आना चाहता हूं। प्लीज करिए सर। अगर हमारे शरीर में बुखार है तो हम थर्मामीटर से नापते हैं या हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, स्टूल टेस्ट कराते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स के भी कुछ पैरामीटर जिनको मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूँ। जी सर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन उसके बाद भी लोग और कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। मेरा पहला सवाल, अगर सब कुछ ठीक है तो रुपया क्यों कमजोर हो रहा है? अगर सब कुछ ठीक है तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है? अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग स्किल है, टैलेंट है, तो ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा? अगर आप इन्हीं सवालों को विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे मेरे साथ तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। पहला सवाल जो आपने कहा कि इस कैपिटल गेन से क्या कुछ फायदा होगा, सर फायदा जरूर होता, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये कैपिटल गेन टैक्स आपने हटाया ही क्यों था? एफएफआई को मौका क्यों दिया आपने पैसा निकालने का? आज एफएफआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उनका ये कहना है, आर्टिकल में पब्लिश हुआ है, सर हम इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? वहां कोई भी पॉलिसी 2 साल बाद चेंज हो जाती है। तो जब इन्वेस्टर को ये भरोसा नहीं है, जब ये इन्वेस्टर को भरोसा नहीं है तो वो यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो सबसे बड़ा रीजन है पैसा निकालने का। अब जो आपने एक कैपिटल गेन टैक्स हटाया उनके ऊपर, लेकिन वो भी सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लेन देन पे, तो इससे कोई बहुत विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नुकसान हमारा होना था वो हो गया। जहां तक फोर्थ क्वार्टर की जो वो दिखा रहे हैं ग्रोथ, सर ये 7.7 कह लीजिए, 7.4 कह लीजिए, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कितना सच है, ये आंकड़ा कितना सच्चाई के नजदीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारा रुपया कमजोर हो रहा तो आप देखिए, जो मैंने आपसे कहा ट्रेड डेफिसिट, हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उस एक्सपोर्ट करने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा आपका पेट्रोल का बिल, वो है बिल, इंपोर्ट बिल, वो हमारा 55% हो चुका है। तो इन चीजों के कारण हमारा रुपया गिर रहा है। अब जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो साहब एम्प्लॉयमेंट का ओवरऑल डाटा जो है वो 5% है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है।
लेकिन अगर आप इसको 15 से 29 कर देंगे, 15 की एज से 29 तक, तो ये डेटा हो जाता है हमारा 15%। तो आप देखिए कि जो हमारा युवा है, आज वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। हमारे हर साल 50 लाख ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, पढ़ के निकल रहे हैं। तो जी। अब उनके पास जब कुछ है ही नहीं हमारे कंट्री में, तो वो करेंगे क्या? बेरोजगारी इसीलिए बढ़ रही है। और सरकार की जहां तक है, तो हम लोग मानते हैं जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो गवर्नमेंट तो एक्सपेंडिचर कर रही है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, जो यहाँ का मुनाफा लेके जा रहे हैं, कमा के जा रहे हैं, वो कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं। अभी अडानी ग्रुप ने एक वादा किया है कि हम 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूएस में करेंगे। तो हाँ। साहब आप इंडिया में भी तो कर सकते थे। तो जब हमारा इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, हमारे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप ये कैसे उम्मीद करेंगे कि बाहर वाला आपके यहाँ आके इन्वेस्ट करे? और क्यों करे? जी राजेश जी। प्रशांत सर, जो बात आप कह रहे हैं उसमें सवाल के अंदर जी सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात को समझने की आवश्यकता भी है। जो आप कह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं वो आपकी बातों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुहर लगा दी है। उसने आर्थिक वृद्धि दर जो मौजूदा इस समय 6.8 है, उसे घटाकर 6.5 और 6 के आसपास रखा है। तो हम मान लें कि अंदर खाने कुछ और है क्या? हमारी इकोनॉमी जो है वो देखने में बहुत मतलब फ्लरिश हो रही है, लेकिन अंदर अगर हम उसके गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ सेक्टर्स खोखले होते जा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये बनावटी सब कुछ है? हमारी इकोनॉमी भी बनावटी हो गई है। बिल्कुल सही सवाल पूछा राजेश जी आपने कि हमारी जो जी। इकोनॉमी है, जो अभी आरबीआई का वो आया है कि उसमें उन्होंने 6.6 या 6.4 कर दिया है। आरबीआई ये मान के चल रही है कि हमारी ग्रोथ रेट इससे ज्यादा नहीं होनी। सरकार कुछ हाँ। भी कहती रहे। देखिए, आप और मैं दोनों लोग यहाँ आज व्यापार देखते हैं, व्यापार देख रहे हैं। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या? पैसे की क्राइसिस है। अच्छा, आप आज माल बना भी लेते हैं तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट हो गया तो पेमेंट नहीं आ रहा है। और जो एक चीज मैं कहूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा बहुत पहले था। हमें ये देखना चाहिए कि हम जो अपना पेट्रोल या क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हमारी विदेश नीति सही है? क्या हम फिर से ईरान से कर सकते हैं? अगर आप ईरान से फिर से कर सकते होते, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो आपका जो क्रूड 100 के ऊपर जा रहा है, वो कभी ना जाता, क्योंकि वहां पे जी। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का मुद्दा ही नहीं आता। तो हमें अपनी जो सबसे ज्यादा चेंज जो करना होगा, सबसे ज्यादा जो उसका एनालिसिस करना होगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी पे करना होगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी वक्त के हिसाब से बदलनी चाहिए, क्योंकि देखिए बिजनेस में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई परमानेंट क्या कहते हैं पार्टनर नहीं होता। जो हमारे हितों की रक्षा करेगा, हम उससे काम करेंगे। अगर वो जी अमेरिका सर। है तो अमेरिका से काम करेंगे, चाइना मतलब रूस है तो रूस से काम करेंगे, ईरान है तो ईरान से काम करेंगे। लेकिन हम कोई बैरियर नहीं बना सकते कि हम ईरान से इसलिए तेल नहीं लेंगे कि हमारा एक दूसरा पार्टनर नाराज हो जाएगा। सबसे पहले हमको अपना हित देखना चाहिए। अगर हमारा डीजल और पेट्रोल क्रूड ईरान से आ रहा होगा, तो आज इतनी जी। महंगाई नहीं बढ़ती सर। और अभी तो आपने देखा होगा ना कि 5-10 रुपए तो बढ़ ही चुका है। हाँ। तब ये हालत हुई है, और अभी और बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, ये अभी और बढ़ेगा। मुझे लगता है शायद आपने तमाम सारे इंडिकेशन दे दिए हैं। प्रशांत सर, वो बात तो आपको सही है, लेकिन ईरान से अगर हम क्रूड ऑयल लेते, कच्चा तेल लेते, एज कंपेयर टू रशिया के, तो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का वो खर्चा हमसे हमारा बढ़ता। आपको लगता नहीं कि हम जो इकोनॉमी में अपनी ग्रोथ रेट देख रहे हैं, या पूरा इकोनॉमी का जो हमारा सेटअप है, उसमें हम पिक एंड चूज नहीं कर रहे हैं? अपने हितों को की रक्षा के लिए हम ज्यादा उसमें एम्फेसिस नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कौन नाराज हो जाएगा, कौन खुश हो जाएगा। क्या इस बैरियर को या इस तरह के
टेम्परामेंट को कह लीजिए या मानसिकता को, क्या वो देश के हित में है? सरकार का काम तो ये होता ना कि आपकी जनता खुश रहे, आपकी इकोनॉमी ठीक रहे और आपका देश तरक्की के रास्ते पर जाए। मुझे लगता है ये एजेंडा मूल होना चाहिए। रिश्तों में किससे खटास होगी और किससे बेहतरी होगी, शायद ये मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों को, ये बाइफरकेशन करने की जो इस मानसिकता है, इसको कैसे खत्म किया जाए। और आपको लगता नहीं है कि सरकार को जो इनिशिएशन करना चाहिए था वो उसने वक्त पे नहीं किया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी, सरकार को ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था जब युद्ध शुरू हुआ था। और जैसा मैंने कहा, आपसे कहा था कि जो भी ऑयल प्राइसेस है उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे अगर जनता को पास किया जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। जहां तक आज हम अपने रुपए की कीमत की बात करें, रुपया हमारा गिर रहा है, तो आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि हमारा रुपए में गिरावट में हम बांग्लादेश से भी नीचे आ रहे हैं, हम पाकिस्तान से भी हाँ, नीचे आ रहे हैं। उनका रुपया उतना नहीं गिरा जितना हमारी करेंसी गिरी है। तो जो हित की बात कर रहे हैं, कूटनीति के सहारे, कूटनीति के जो रिश्ते होते हैं उसके हिसाब से हमेशा हमें अपने देश हित की बात करनी चाहिए। हमारा देश हित प्रथम है। अब कोई हमसे नाराज हो जाए साहब, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमको पहले रशिया हमसे हम क्रूड ले रहे थे, रशिया हमको मार्केट से $6 से $8 का डिस्काउंट देता था, साथ में वो हमारी करेंसी में पेमेंट ले रहा था। आज हमारे सामने राजेश जी प्रॉब्लम यह है कि रुपया गिरा, मान लीजिए वही डॉलर में हमें $1 लाख का पेमेंट करना है, तो हमें पैसे तो ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे ना, ₹95 के जी, हिसाब से। डॉलर की क्वांटिटी वही है। तो आज हमको जो चीज कम पैसे में मिल सकती थी, हम ईरान से भी जब ट्रेड कर रहे थे तो रुपए में कर रहे थे, रशिया से भी कर रहे थे तो हम रुपए में कर रहे थे। आज हम जब रशिया से करते हैं तो हमको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, पहले प्रीमियम नहीं देना पड़ रहा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मान नहीं रही है, लेकिन उनकी कूटनीति में, फॉरेन पॉलिसी में ये एक फेल्योर तो है कि ठीक बात कह रहे हैं। आज बाहर का जो इन्वेस्टर है वो सिंगापुर को जा रहा है, वो एक बार बांग्लादेश की तो हिम्मत कर रहा है, लेकिन आप क्या नहीं आ रहा। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए मुझे और आपको कोई फैक्ट्री लगानी है और वो मैं मध्य प्रदेश में जाके लगाऊं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहां के हालात का जायजा लेते हैं और वहां पे जिस टाइप की फैक्ट्री हम लगाना चाहते हैं उसी तरह के जो फैक्ट्री ओनर हैं उनसे मिलके हम उनका क्या कहते हैं एक्सपीरियंस लेते हैं कि गवर्नमेंट आपको यहाँ क्या सुविधा देती है। जब हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो बाहर पैसा लगाना उचित समझ रहे हैं। उस दिशा में अगर हम ये सोचें कि हमारे पास कोई बाहर से एफडीआई इन्वेस्टमेंट आएगा, ये तो सर मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही हो सकते हैं, इसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है। यदि इस पे हम काम करेंगे तो निश्चित हमारी समस्या दूर है। और देखिए, एक चीज मैं ये कह रहा हूँ आने वाले जी, समय के लिए आम आदमी से कि वो अपना 6 महीने के लिए बजट बना ले, रिजर्व बना ले, क्योंकि जो खासकर नौकरी पेशा है या छोटे व्यापारी हैं, ये इम्पैक्ट सबको करेगा। कौन सी चीज महंगी हो जाएगी, कौन सी चीज सस्ती तो कोई नहीं होगी। तो आपको ये छांटना होगा कि इसमें मेरा कौन सा एक्सपेंसेस है जिसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता या मेरे लिए जरूरी है। तो आने वाले 6 महीने तक आप ये कह सकते हैं जैसे हमारे देश में कोरोना आया था, ये पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल कोरोना है साहब, और इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज्यादा होगा क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और हम डेवलपिंग इकोनॉमी। आज हमारा जब एफडीआई टू जीडीपी रेशियो देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट राजेश की नील है या माइनस में। तो आप ये लगाइए कि जैसा आपने पहले कहा, हमारा स्टॉक मार्केट जो कभी तीसरे चौथे नंबर पे होता था,
आज छठे सातवें नंबर पे है। हमारी जो जीडीपी है जो चौथे नंबर पे थी वो आज छठे नंबर पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी में कुछ कमियां तो है ना साहब। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत सर, एक एक बात थोड़ा आपसे भी जानना चाह रहे थे। तमाम इकोनॉमिक्स ये जी कह रहे हैं कि रुपया जब गिरता है तो एक सामान्य तौर पे ये मान लिया जाए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी डिक्रीज होती है, गुण नीचे जाती है, जो आम आदमी की खुशहाली है वो भी कमतर होती है। अगर आप और बेहतर तरीके से आप देखें कि जो जो एक सरसब्ज होने की एक जो रास्ते होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं लड़खड़ाने की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। आने वाले वक्त में क्या आप रुपए को 100 तक देख रहे हैं? क्या 100 रुपए पर डॉलर हो जाएगा क्या, जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं और जो शंकाएं वो व्यक्त कर रहे हैं? देखिए सर, 100 रुपए पर डॉलर होना कोई बड़ी बात है। अभी 95 चल रहा, 5 रुपए तो और चाहिए। और जो हाँ। स्थिति चल रही है, उसमें 100 रुपए बहुत बड़ी। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो जो अभी आपने कदम देखा ना गवर्नमेंट का कि वो कैपिटल गेन में राहत दी है, तो सर इस तरह की राहतों की और जरूरत है। और हाँ। आप आपसे जो एक बात हुई थी कि ऑल्टरनेट एनर्जी, हमको ईवी पे और सब्सिडी देनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जितना हम पेट्रोल से अपना डिपेंडेंस घटाएंगे उतना ही हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। और अगर हम ठीक नहीं बात है। घटाएंगे तो ये आप मान के चलिए, जो ट्रेड डेफिसिट का रेशियो बना है वो बना रहेगा। और आने वाले समय में, जिसे कहना चाहिए, मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप ये देखेंगे जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, लोगों की नौकरी जाएगी, तो मुझे कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे देश में भी अराजकता बढ़ेगी, लूटमार की घटनाएं बढ़ेंगी। क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात है, हर आदमी को 2 वक्त का खाना तो चाहिए राजेश जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर वो मुझे आप काम दे दे तो मैं काम करके कमा लूंगा रोटी, नहीं देंगे तो फिर आदमी को कमाना तो है ही। तो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी दिक्कत होगा। तो जो जी। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको डिसीजन इस हिसाब से लेना है कि कैसे एक आदमी को कोई काम देते रहें ताकि उसका जो दिमाग है वो खाली ना रहे और प्रोडक्टिव चीजों के लिए काम करें, लोग वो निगेटिविटी पे ना जाए। प्रशांत सर, आपको आपको लगता नहीं है कि हम दिखावे में ज्यादा इस समय बिलीव कर रहे हैं? धरातल पे जो जिस तरह की कार्यशैली होनी चाहिए वो उस पर नहीं कर रहे हैं। और क्या आपको लगता नहीं है सरकार में जिस तरह का ताना बाना है, खासकर वित्त मंत्रालय का कह लीजिए, इकोनॉमी के को बहुत पारदर्शी तरीके से उसको मेंटेन करने की स्थितियों को देख लीजिए, या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पॉलिसी बनानी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, वो क्या आपको लगता है वहां कुछ लैक कर रहा है क्या? जो हमें कॉम्पिटेंसी चाहिए वहां थोड़ी सी मुश्किल आ रही है क्या? इसकी वजह से ये सब चीजें थोड़ी बिगड़ रही हैं क्या? प्रशांत जी, प्रशांत जी, प्रशांत जी, थोड़ा सा इन सब चीजों को भी गौर करिएगा। वरना तो होगा क्या कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो यूं ही चलती चली जाएगी और फिर हम कहां जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, इस बात को भी तो समझना ही होगा ना। प्रशांत जी, इन सब चीजों को अगर आपने बात देखी है, बात इसकी नहीं है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में बैठे हैं कि नेगेटिव माइंडसेट में बैठे हैं, लेकिन बात तो इंडियन इकोनॉमी की है ना। उसे अगर ठीक करना होगा तो मुझे लगता है कि उस पर बहुत फोकस होकर गवर्नमेंट को काम करना होगा। और एक बात और भी है कि हम कहां से कहां आ गए। क्या इंडियन इकोनॉमी सबसे संकट के दौर में है? क्या है? क्या दिखाया कुछ जा रहा है और वास्तव में कुछ और है? यह भी एक वजह हो सकती है। तो प्रशांत जी, एक लास्ट आपसे चाह रहे थे कि जिस तरह का
ताना बाना है हमारा वित्त मंत्रालय का, वहां कुछ जी मुश्किलें हैं क्या? हम जिनको ये मान के चल रहे हैं कि वो इकॉनमी हमारी ठीक करेंगे, वहां कुछ और लोगों की जरूरत होनी चाहिए क्या और रखना चाहिए क्या? देखिए राजेश जी, मेरा कहना है कि वित्त मंत्रालय में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हम्म। वो जो इकोनॉमी पे पकड़ रखते हैं, इकोनॉमी की समझ रखते हैं, उनको होना चाहिए। और इकोनॉमी पे हमें रियलिस्टिक टर्म में काम करना पड़ेगा। जी। हमको जो स्कीम देनी है, इंसेंटिव बोनस, वो इस तरह से दिया जाए कि वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचे। आज हमने कोई स्कीम, तो 150 स्कीम है इंडिया में राजेश जी, लेकिन जी। उनमें उन 150 स्कीम में कितना बेनिफिट किसान को मिलता है? तो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट तो स्कीम दे रही है, मैं गवर्नमेंट से मेरी कोई शिकायत नहीं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं हो रहा है। मैं दूसरी बात कहूंगा कि उसका एग्जीक्यूशन, अरे 150 स्कीम है तो उनका बेनिफिट तो मिले, तभी तो वो कंज्यूमर्स को मिलेगा। और दूसरा एक चीज और भी है कि देखिए, दोनों तरफ अच्छे और बुरे लोग होते हैं, अच्छे व्यापारी भी होते हैं और एक तरफ ब्यूरोक्रेसी भी होती है। व्यापारी को इस समय सुविधा देनी चाहिए, उसको अननेसेसरी प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए छोटी छोटी चीजों के लिए। अगर उससे कोई अनजाने में गलती हो गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो गलती कर रहा है या टैक्स की चोरी कर रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। व्यापारी आज व्यापार ही नहीं कर पा रहा, हमारे ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर हमको माल बेचना है तो पहले ईवे बिल बनाओ, ईवे बिल के लिए मालूम पड़ा कभी नेट नहीं चल रहा है, कभी लाइट नहीं आ रही है, कभी कुछ नहीं हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लायक ही नहीं है। तो और अगर उससे कोई गलती हो गई तो साहब उसको डिपार्टमेंटल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक, अगर हमारी, जब हमारा व्यापारी, हमारा किसान, हमारा इंडस्ट्री, हमारा युवा जब मिल के काम करेगा, तब हम इसको इस क्या कहते हैं, मद्दी को, जो मद्दी आ गई है, इसको पार कर पाएंगे। देखिए, हम लोग इस समय मद्दी में तो हैं। कोई ये कह दे कि नहीं हमारी इकोनॉमी बहुत बूस्ट है, वो आंकड़ों पे हो सकती है सर, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? राजेश जी, आप भी कानपुर में रहते हैं, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं प्रशांत जी, रिसेशन पीरियड तो है ही है, मंदी का दौर तो है ही है। जी अगर मंदी का दौर ना होता जी तो मुझे लगता है रियल एस्टेट ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया है। और जी ज्वेलरी ज्वेलरी मतलब आप जेवरात के काम में देखिए, वो भी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया है। पिछले 15-20 दिन या एक महीने से कोई बिक्री स्लो डाउन हो गई है और इस हद तक हो गई है कि मतलब कॉस्ट कटिंग की जा रही है, जो डेली वेजेस के जो खर्चे हैं वो मीट आउट नहीं हो रहे हैं। तो प्रशांत जी, बहुत क्राइसिस का दौर है। हम कहने के लिए कुछ भी आप महिमा मंडन करें, लेकिन रियल में इकॉनमी हमारी मंदी के लेवल पे है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्रशांत जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे हैं। जी व्यापारी भी परेशान है, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर इतने बाउंडेशंस लगा के रखे हुए हैं कि वो न दाएं जा सकता है, ना बाएं जा सकता है, ना आगे ना जा पीछे। तो वो भी कहीं ना कहीं छटपटा रहा है, कसमकस में जी रहा है। आपको लगता नहीं है कि सबको मिल बैठकर इस पर बात करना ही होगा? सरकार को भी पॉजिटिव माइंडसेट पे बैठना होगा, तभी जाकर हमारी इकॉनमी कुछ एट पार आ पाएगी, वरना आने वाले वक्त में क्या होगा वो तो कोई नहीं जानता है। प्रशांत जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए